बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसे कि अपने इस चैनल पे मैं मॉरल स्टोरीज़ आपके साथ बहुत सी शेयर करती हूँ। कुछ ऐसे वाक़यात जो हमारे मुआशरे में हैं, जो पनप रहे हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ। ख़ास तौर पे ख़वातीन या मर्द जो हज़रात हैं, उनका जहाँ जहाँ इस्तेसाल होता है उस पे हम बात करते हैं। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वाक़या जो है सऊदी अरब से रिपोर्ट होता है और ये रिपोर्ट करने वाले प्रोसिक्यूटर हैं, साबका प्रोसिक्यूटर वलीदुल हसन। एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो आज से 38 साल पहले पेश आता है, लेकिन 38 साल के बाद अब जाकर जब उसका राज़ खुलता है और वो राज़ जो है घर की बुनियादों से खुलता है, तो आप उस राज़ के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। किस तरह से, जहाँ हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर फ़ौरन सज़ाएँ दी जाती हैं, किसी भी गलत काम के ऊपर फ़ौरन से एक्शन लिया जाता है, लेकिन वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जब इस्तेहसाल होने को आता है तो सालों गुजर जाते हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता। ये वाक़या आज से 38 साल बल्कि 40 साल पहले का है और इस वाक़े में जिस ख़ातून के साथ ये वाक़या पेश आता है उसको इंसाफ मिला तो जाके 40 साल के बाद। इस ख़ातून के साथ क्या हुआ था, उसके लिए आपको ये पूरी कहानी जो है ये सुननी होगी। होता कुछ इस तरह से है कि एक शख्स था, सऊदी अरब का बाशिंदा था, वो सऊदी शहरी था, नेशनल था। और आपको बताइए कि अब से 40 साल पहले के जो हालात थे वो अब से काफ़ी मुख्तलिफ थे। तब का सऊदी अरब भी अब के सऊदी अरब से काफ़ी मुख्तलिफ था। तब के कवानीन भी आज के कवानीन से बहुत ही मुख्तलिफ थे। और ऐसे में वहाँ पर जो शादी का सिस्टम था और जो कबायली और जो वहाँ के पुराने जो रहने वाले वहाँ के और ख़ास तौर पर जो बद्दू थे, उनके यहाँ शादियों की कुछ ऐसी मिसालें थीं कि जब अपनी बेटी ब्याह देते थे तो उसके बाद, उसके मरने के बाद भी कई दफ़ा उसकी खबर नहीं ले पाते थे। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़की के साथ जो नौजवान थी और इस सऊदी शख्स की बीवी थी और उसके घर में उसके साथ रहती थी। लेकिन ये शख्स जो है बात बात पर गुस्सा करता था। एक गुस्से वाला शख्स था, एक ऐसा एग्रेसिव आदमी था जैसा कि उस मुआशरे के उस वक्त लोग हुआ करते थे। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। ऐसे में ये खातून जो है, इस पर इसका शौहर जो है एक दिन बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में वो इसको मारता है। मारते हुए कुछ ऐसा इसको मार जाता है कि इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये शख्स जो है ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो ये घर के अंदर ही अपने कमरे में ही ज़मीन खोदता है और ज़मीन खोद के इसको वहाँ पर दफना देता है। उसके बाद कुछ अरसे में वो ज़मीन पक्की करा लेता है और अपने कमरे को ज़रा बेहतर भी कर लेता है। लेकिन जब ये अपनी बीवी को दफना देता है, उसके बाद ये अपनी बीवी के घर जो है पैगाम भिजवा देता है, क्योंकि इसकी बीवी का घर बहुत दूर था और वहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम भी कुछ इस तरह से था और वो चूँकि बद्दू थे, इसके वालिदैन जो थे, और उनका इतना मूव करना और आना इतने दूर से बड़ा ही मुश्किल भी था। कहाँ बेटी की शादी करके सालों उन्होंने मुड़ के उसकी खबर ना ली थी। तो ये वहाँ पर पैगाम भिजवा देता है कि आपकी बेटी जो है वो किसी बीमारी का शिकार हुई और उसके बाद पता ही नहीं लगा, आनन फानन जो है उसकी मौत वाक़ई हो गई। इससे पहले कि वो लोग इरादा करते आने का, तो ये भी पैगाम भिजवा देता है कि उसका जिस्म जो है वो गल रहा था, ख़राब हो रहा था और उसे फ़ौरन ही दफना दिया गया। बहुत ही अजीब सी बात है कि इसके घर वाले तो ना इसकी कब्र देखने के लिए आते हैं, ना उसकी खबर लेने के लिए आते हैं, ना ही वो इससे सवाल करते हैं कि कौन सी बीमारी थी, कितना अरसा बीमार रही, हुआ क्या इसके साथ, और इसकी बीमारी पर सब्र शुक्र कर लेते हैं, इसकी मौत पर सब्र शुक्र कर लेते हैं। ना ही इसके रिश्तेदारों से कोई पता करते हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, जो करीब में रहते थे। ना ही वहाँ पे बल्कि करीब में तो कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं था, जो कि मुझे मालूम हुआ है इस कहानी में। लेकिन जो अहले मोहल्ला थे, जो रहने वाले करीब के लोग थे, उनसे भी ये मालूम नहीं करते। अहले मोहल्ला को सुनने में ये आया है कि इसने शायद बता दिया था कि मेरी बीवी जो है वो अपने मैके चली गई है। कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लोग सिर्फ यही नहीं करते, बल्कि वो जो उस मुआशरे का एक हिस्सा था कि जब एक बेटी जो है वो मर गई है तो दूसरी बेटी को इसी शख्स को ब्याह देते हैं। ये शख्स ब्याह कर उस औरत को उसी घर में ले आता है जहाँ पर उसने अपनी बीवी को रखा था, बल्कि उस ही कमरे में ले आता है जहाँ उसने उसको मारा था और उसे दफनाया था। इसकी बहन जब इस कमरे में रहना शुरू करती है तो कुछ अरसे के बाद उसे बड़े ही अजीब अजीब से ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। वो डरना शुरू हो जाती है, खौफ का शिकार हो जाती है। शायद उसको ख्वाब में अपनी बहन भी नज़र आती है जो उसको कुछ कहती है, अपनी मौत की वजह जो है कहती है कि पूछो मेरे शौहर से। ये जब अपने शौहर से सवाल करती है कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब उसको ये अजीब अजीब ख्याल आते हैं, ख्वाब आते हैं, तो उसके बाद वो अपने शौहर से सवाल करती है। तो उसका शौहर बताता है कि तुम्हारी बहन बीमार हो गई थी, मर गई, उसे दफना दिया। तो अपने शौहर से कहती है कि मैं अपनी बहन की कब्र देखना चाहती हूँ। अब उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में कब्रों पर जाना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था। तो उसने आगे से अपनी बीवी को झड़क दिया और कहा कि तुम कैसी बातें करती हो, शर की बातें करती हो, और कब्रों पे कौन सी औरतें जाती है, और ये कह के उसको मना कर देता है। लेकिन जब उसको बार बार ऐसे ख्वाब आते हैं
तो वो दोबारा से अपने शौहर से ज़िद शुरू करती है। इस बात पर वो सीखता होता है, गुस्सा करता है और उसको बहुत मारता है। जब वो बहुत मार खाती है तो वो खामोश हो जाती है और उसके बाद वो दोबारा सवाल नहीं करती। उसके जहन में यही आता है कि शायद ये एक बिदअत है, ये गुनाह है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं फ़िक़े जो सोचते हैं कि ये चीज़ जो है ये गलत है, कब्र पे जाना और ख़ास तौर पे ख़वातीन का, तो इस चीज़ को वो गैर मुनासिब समझते हैं, तो इस वजह से वो अपने शौहर से फिर ज़िद दोबारा नहीं करती है। इसके बाद ज़िंदगी जो है अपने डगर पे चल पड़ती है। 38 साल जब गुजरते हैं इस वाक़े को, तो ये शख्स जो है, इसका घर बहुत पुराना बोसीदा हो गया होता है। वैसे भी कुछ ज़मीन कच्ची थी, कुछ पक्की थी, तो वो अपने घर को दोबारा से नए सिरे से बनाने की ख्वाहिश रखता है और इसलिए वो मज़दूरों को बुलाता है। अब वो कहते हैं ना कि जब इंसान ने पकड़े जाना होता है तो उसकी अकल पे पर्दा भी पड़ जाता है, उसे बहुत सी बातें याद भी नहीं रहती। उसके जहन में ना रहा कि उस कमरे में तो उसने अपनी बीवी को दफनाया था। जब मज़दूर यहाँ पे लगते हैं और जब खुदाइयाँ यहाँ पे शुरू होती हैं, तो उन्हें एक इंसानी ढांचा मिलता है। जैसे इंसानी ढांचा मिलता है तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है और इस इंसानी ढांचे को जब निकाला जाता है तो वो फिर चाहते हैं कि इसका डीएनए किया जाए। अब डीएनए किया जाए तो डीएनए किससे मैच किया जाए? जब लोगों से बातचीत होती है, मालूम होता है कि इस खातून की बहन जो है, यानी कि जो खातून इस घर में रहती है, उसकी बहन कुछ अर्सा पहले, यानी कि 38 साल पहले उसका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद जब दाएँ बाएँ और लोगों से पूछा जाता है तो इसके अलावा किसी के पास कोई मालूमात नहीं होती। पुलिस का शक इस तरफ जाता है कि हो सकता है ये उसकी बहन ही हो, तो वो इस खातून की बहन का डीएनए लेती हैं और इस बॉडी से डीएनए लिया जाता है। जब इन दोनों डीएनए को मैच किया जाता है तो पता लगता है कि ये दोनों डीएनए मैच हो रहे हैं। यहाँ पर फाइनली ये बात पता लगती है कि ये औरत जो है ये उसकी बहन है। अब यहाँ पर पुलिस जो है इसके शौहर से सवाल जवाब करती है, वो साफ मुकर जाता है, कहता है मुझे नहीं मालूम। जब उसे पूछा जाता है कि बीवी को कहाँ दफनाया, तो वो रैंडमली बता देता है कि फ़लाने कब्रिस्तान में, जहाँ पर ख़वातीन तो जाती नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी बीवी को लेकर नहीं गया। लेकिन उसने कहा कि जो बॉडी तुम्हारे घर से मिली है, जो ढांचा तुम्हारे घर से मिला है, उसका डीएनए तुम्हारी बीवी यानी कि अब मौजूदा बीवी से मैच कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो डीएनए है ये दो बहनों का डीएनए है। यहाँ पर आकर ये शख्स जो है पहले तो आएँ बाएँ शाएँ करता है, लेकिन उसके बाद आखिरकार उसको मानना पड़ ही जाता है। जब वो मान लेता है तो उसके बाद फिर वो सारा वाक़या भी बता देता है और अपनी इस जुल्म के बारे में भी बताता है, किस तरह से उसने उसको मारा, उसे दफनाया और फिर उसी की बहन को लेकर उसी घर और उसी कमरे में आ गया। और उसके बाद उसकी बहन ने जब उससे सवाल किया तो उसको भी वो किस तरह से मारता था, पीटता था, लेकिन 40 साल के बाद आखिरकार उसकी बहन को इंसाफ मिल ही गया। लेकिन ये जो वाक़या है ये वाक़तन एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को भी बताता है कि किस तरह की सोसाइटी थी और अब भी है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जब रिपोर्ट होते हैं तो मालूम होता है कि बहुत सी जगहों पर ख़वातीन का इस्तेसाल भी हो रहा होता है। एनीवेज़ एक वाक़या था, बहुत ही वायरल भी था, इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।